हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलोए होम्योपैथिक रेमेडी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत ज़्यादा काम आती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो चलिए जानते हैं क्या इसके की यूजेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कहाँ पर रहता है। फिर हम इसके कुछ की सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल में चलेंगे और सब की सिम्टम्स को लाइन बाय लाइन यानी कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उनकी मोडालिटीज़ को समझेंगे दोस्तों। और अंत में एक ओवरव्यू करेंगे ताकि आज आपको ये रेमेडी इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसके बाद आपको मैट्रिया मेडिका खोलने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एलोए रेमेडी की। सबसे पहले की यूजेस पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है डायरिया। फ्रेंड्स, इस केस में आपको कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा और अल्टरनेट विद डायरिया यानी कि डायरिया भी देखने को मिलेगा। बट इसमें डायरिया की कंडीशन क्या रहेगी, उसको तुरंत जाना होगा, यानी कि पेशेंट एक सेकंड भी रोक नहीं सकता। और खासकर ऐसा सुबह सुबह यानी कि उठते ही सबसे पहला काम पेशेंट का यही होगा कि मुझे स्टूल पास करने के लिए जाना है। और स्टूल कैसा होगा, डायरिया, और डायरिया टाइप होगा। और डायरिया में कंडीशन क्या रहेगी दोस्तों, हॉट और बहुत एक्सप्लोजिव गैसेस निकलेंगी, यानी कि पेशेंट बताएगा कि एकदम भड़ से आवाज करके मेरा स्टूल पास होता है। तो इस प्रकार का डायरिया इसमें मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात की गई है हेमराइड्स। हेमराइड्स दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, हेमराइड्स को ही पाइल्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। हेमराइड्स का मेन जो मीनिंग है वो है कि हमारी जो एनएस या फिर लोअर रेक्टम को ही एनएस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो एनएस की वेन्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, उसके कारण हमें डिस्कम्फर्ट होता है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है। उसी प्रकार का हेमराइड्स दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, हेमराइड्स जो वेन्स सूज जाती हैं वो मसे की तरह बाहर आ जाती है। और वो मसे किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इस प्रकार से मसे दिखेंगे। और पेशेंट आपको बताया कि मुझे बहुत सारे मसे हो गए हैं एनस के आसपास और उनमें बहुत ज़्यादा पेन है, डिस्कम्फर्ट है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है हेडेक की। तो फ्रेंड्स, इसका हेडेक उसके डायरिया के साथ साथ और या फिर उसके कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ या फिर उसका हेडेक जब जब उसको ऐसी कंडीशंस पैदा होंगी तब तक उसका हेडेक वापस आ सकता है। और इसके हेडेक के बारे में हम जब रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे दोस्तों तो बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है और सेकंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है हेपेटाइटिस की। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लीवर सबसे मुख्य ऑर्गन्स में से है दोस्तों, तो उसमें इन्फ्लामेशन होते ही पूरा सिस्टम हमारा बॉडी का गड़बड़ा जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में हम रेमेडी प्रोफाइल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लास्ट पॉइंट में बात की गई दोस्तों इनवॉलंटरी स्टूल। उसका स्टूल इनवॉलंटरी यानी कि वो एक सेकंड को भी स्टूल रोक नहीं सकता, उसके रेक्टम में इतनी जान नहीं है कि वो स्टूल को होल्ड कर पाए। तो ये उसके अंदर सबसे बड़ा सिम्टम देखने को मिलेगा दोस्तों कि वो एक सेकंड को भी स्टूल रोक नहीं सकता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आपको बताएंगे कि स्टूल निकल जाता है, अगर कोई बात हो जाए तब भी ऐसा है, या फिर मैं कुछ सेकंड के लिए भी स्टूल रोक नहीं सकता और खासकर सुबह तो मुझे तुरंत उठते ही जाना है। तो ऐसी कंडीशन इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या इसकी की सिम्टम्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एलोए की रेमेडी प्रोफाइल पर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम इसके कुछ की सिम्टम्स पढ़ते हैं जो कि हमारे माइंड में रहने चाहिए वाइल केस टेकिंग। जब हम किसी भी हमें डाउट है कि ये पेशेंट एलोए का है तो उसके केस टेकिंग में ये सिम्टम्स तो रहने चाहिए उस पेशेंट में। तो सबसे पहली पॉइंट में बात की गई है इनवॉलंटरी स्टूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक सेकंड को भी स्टूल को रोक नहीं सकता, उसके रेक्टम में इतनी जान नहीं है और बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर उसको स्टूल हल्का सा निकल भी जाता है, पास भी हो जाता है, तो इनवॉलंटरी स्टूल रहेगा। सेकंड पॉइंट में बात की गई है डायरिया विद सडन अर्ज स्पेशली एट 5 AM। तो उसका डायरिया कैसा है, वो एक सेकंड को भी रोक नहीं सकता और सुबह सुबह तो उसे तुरंत उठते ही जाना है। और डायरिया जैसे कि मैंने आपको बताया कैसा रहेगा, हॉट और एक्सप्लोजिव गैसेस रहेंगी उसके डायरिया में। इस बात को आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट में बात की गई है इनसिक्योर फीलिंग इन दी रेक्ट। उसको हेमोरॉइड्स के कारण हमेशा स्टूल से पहले भी और स्टूल के बाद भी रेक्टम में हमेशा इनसिक्योर फीलिंग रहेगी ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है हेडेक दैट बेटर फॉर कोल्ड कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये इसकी मोडेलिटीज में सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि एमलेरेशन होता है पेशेंट को कोल्ड कंप्रेशन से या फिर कोल्ड एयर से उसको एमलेरेशन होता है। हीट ये पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर गर्म चीज से इसको दिक्कत आती है। ऐसा क्यों है उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादातर केस में जब भी आप देखिएगा, जब भी आप केस टेकिंग करेंगे, जिस पेशेंट को हेमोराइड्स की समस्या होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर इंटरनल हीट
बहुत ज़्यादा पाई गई है, यानी कि उस पेशेंट में गर्मी पहले से ही बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए उसके ये बात उसकी मोडालिटीज़ में भी निकल के आती है फ्रेंड्स कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ज़्यादा गर्मी अगर वो गर्म चीज़ें खाएगा, या फिर बहुत सारे पेशेंट आपको बताएंगे कि जैसे ही मैं गर्म चीज़ खाता हूँ मुझे पाइल्स हो जाती है, या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर मेरे रेक्टम या फिर एनस की जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है। ऐसे केसेस में अधिकतर पाया गया है कि इंटरनल हीट इसलिए बहुत ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मोडालिटीज़ में भी ये देखा जाता है कि हीट उसको बर्दाश्त नहीं है, हीट से और ज़्यादा एग्रेवेशन होगा, कोल्ड एयर कोल्ड कंप्रेशन से उसको आराम मिलेगा। तो ये एलॉय की पूरी मोडालिटीज़ में हमें मिलने वाला है फ्रेंड्स। चलिए अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और फटाफट इस रेमेडी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। होम्योपैथ कंसीडर एलो व्हेन दी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एग्जिबिट इंक्लूड weariness, a reluctance to work and great irritability, especially in the cloudy weather। अब साइक यानी कि उसके मेंटल सिम्टम्स की बात की गई है दोस्तों, कि मेंटली पेशेंट कैसा रहेगा कि जब जब वो बीमार पड़ेगा उसको वेयरिनेस यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, लेजी हो जाएगा, गिरा गिरा हो जाएगा उसका शरीर, और उसको काम करने से बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, काम से वो दूर भागेगा जैसे ही वो बीमार पड़ जाएगा। तो पेशेंट आपको ये बात 100% बताया कि जैसे ही मैं बीमार पड़ता हूँ मेरा काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता है। उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन है, और ये ज़्यादा कब है? क्लाउडी वेदर, जब जब बादलों वाला मौसम होगा तो ये समस्या उसको आती ही आती है। आगे पढ़ते हैं। डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर आर कॉमनली डायरेक्टेड इंटरनली, पॉसिबली प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब तक हम एलो में डायरिया पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, की यूज में भी हमने डायरिया पढ़ा, बट अब एकदम से कॉन्स्टिपेशन आ गया। तो फ्रेंड्स जब ये बात हमें बताती है कि केस टेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम केस टेकिंग नहीं करेंगे हमें उसकी मेन थीम का पता ही नहीं रहेगा। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता कब है ये बता रखा है, जब जब पेशेंट डिससेटिस्फाइड हो या फिर गुस्सा हो, तब तब उसकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आएगा। तो इस पॉइंट को बहुत गौर से अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर द पर्सन में ड्रीम अबाउट स्टूल और इनवॉलंटरी सॉइलिंग। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है फ्रेंड्स ये एलोए का, खासकर ड्रीम अबाउट स्टूल, यानी कि उसको ऐसे सपने आएंगे कि हर जगह स्टूल ही स्टूल पड़ा है, या फिर मेरा खुद का स्टूल गलती से इनवॉलंटरी पास हो गया है, मैं रोक ही नहीं पाया अपने स्टूल को, और मैं कहीं बहुत बड़ी मीटिंग में था या कहीं मैं स्कूल में जा रहा था। बच्चों को ऐसे सपने आते हैं, बूढ़ों को भी, बुजुर्गों को सपने आते हैं कि मैं मार्केट में थी या पब्लिक प्लेस में थी और मैं स्टूल नहीं रोक पाई और हर जगह स्टूल ही स्टूल पड़ा है। ऐसे सपने जब जब पेशेंट आपको बताएगा तब तब आप एलोए की तरफ जा सकते हैं, बट आफ्टर प्रॉपर केस टेकिंग। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपकी अपनी पूरी सीरीज़ में इसी बात पे जोर डाल रहा हूँ कि जब तक आप केस टेकिंग नहीं करेंगे आपको पेशेंट की मेन थीम समझ ही नहीं आएगी कि वो आपको बताना क्या चाह रहा है और समस्या पैदा कहाँ से हुई है, कि बीमारी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है कहाँ पर। और वही एक होम्योपैथ के लिए जानना जरूरी है कि मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है कहाँ, बीमारी पैदा कहाँ से हुई है। आगे पढ़ते हैं। बियर इज टिपिकली क्रेविंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज यूजली एक्सैजरेट्स एनी फिजिकल सिम्टम्स। तो उसको बियर की क्रेविंग होती है, बट बियर अगर वो पी ले गलती से तो उसके सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी एलोए की अगर आप केस टेकिंग करें और एलोए का सिम्टम लगे तो इस पॉइंट को भी आप कंसीडर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एलोए इज मोस्टली फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। It may taken for congestion in the pelvic organ and the head, and also thought to counter fatigue, hemorrhoids, the possible congestion consequence of a sedentary life, particularly in the elders। अब फ्रेंड्स ये बताया गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर में ये काम आती है, और फ्रेंड्स कोलाइटिस भी बोलते हैं इसको, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा इसके बारे में। जब जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा फ्रेंड्स, अगर आपने आंख बंद करके भी एलो दे दी तब भी काम करेगी, बट अगर आपने केस टेकिंग करके ये दवा दी तो फ्रेंड्स जादू की तरह, ये जादू की तरह आप समझ रहे हैं, आपको मैजिक दिखेगा होम्योपैथी का। विद इन 3 to 4 आवर्स बहुत ज़्यादा डायरिया हो, बहुत ज़्यादा पाइल्स में परेशानी हो, तुरंत आराम मिलता है फ्रेंड्स अगर केस टेकिंग करके, यानी कि आपने मोडालिटीज़ को समझा, पेशेंट की थीम को समझा, उसके फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को समझा, तब एलोए निकली, तब आपने एलोए दी, तो कमाल करती है फ्रेंड्स ये रेमेडी। तो उसी बारे में बताया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो इसमें काम आती है, कोई भी डिसऑर्डर हो, और उसके साथ साथ ये किसी चीज़ को ट्रीट करती है, फटीग को ट्रीट करती है, हेमोरॉइड्स को ट्रीट करती है, और वो हो सब किसके कारण, अगर पेशेंट की सेडेंट्री लाइफ हो, यानी कि बहुत ही आजकल वाला लाइफस्टाइल हो, जैसे कि आजकल चल रहा है कि आप घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपना समय कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, जो मन में आया जब मन में आया वो खा लिया। तो इस प्रकार की अगर सेडेंट्री लाइफ है आपकी, उस केस में
अगर आपके इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन पाया जाता है, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन्स में, तो हम एलओए के केस में जा सकते हैं, एलओए की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो बात आपको समझ आई होगी किस प्रकार का पेशेंट फिजिकली एज किस प्रकार का मेंटली पेशेंट देखने को मिल जाएगा। अब हम एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और डायरिया की कंडीशन में क्या सिम्टम्स रहते हैं उसको जानते हैं। अ सडन अर्ज टू पास स्टूल विच इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पर्टिकुलरली अर्ली इन द मॉर्निंग, पॉसिबली फोर्सिंग एन अर्ली राइज फ्रॉम बेड एट 5 AM। तो जैसे कि मैंने आपके इसके डायरिया में बताया था कि सुबह उसको तुरंत उठते ही भागना पड़ेगा, और इसमें पॉसिबली 5 AM का, यानी कि इसमें टाइम भी दे दिया है कि 5 बजे के आसपास ऐसा होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 बजे, क्योंकि आपको पता है कि रूटीन सबका अलग रहता है, तो इसलिए 5 बजे के सिम्टम अगर है तो परफेक्ट रेमेडी है, बट अगर नहीं भी है तब भी आप उसकी मॉडलिटीज़ और उसके ओवरऑल सिम्टम्स पर जाइएगा ज़रूर। तो सुबह सुबह उठते ही उसको तुरंत स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ेगा, और स्टूल कैसा रहेगा, डायरिया टाइप रहेगा। आगे पढ़ते, अकम्पेन्ड बाय हॉट एक्सप्लोजिव गैस, दिस स्टूल में कंटेन म्यूकस और जेली लाइक लम्प्स। और स्टूल की कंडीशन क्या रहेगी, स्टूल कैसा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें हॉट और एक्सप्लोजिव गैस पास होंगी स्टूल डायरिया में, और उसके साथ साथ उसको म्यूकस भी आ सकता है और जेली लाइक लम्प्स भी आ सकते हैं स्टूल के साथ मिले हुए। तो ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं, दे मे बी पास्ट इनवॉलंटरी गिविंग राइज टू द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इन द रेक्टम। इस लाइन को कंप्लीट करता हूँ। इट मे ऑल्सो बी इंडिकेटेड ऑफ कोलाइटिस। ये देखिए क्या बताया गया है फ्रेंड्स कि स्टूल इनवॉलंटरी पास हो जाता है, और स्टूल के बाद भी मैंने बताया आपको, स्टूल के पहले भी ऐसी फीलिंग्स मैंने देखी हैं इस कंडीशन में, और स्टूल के बाद तो इनसिक्योरिटी रहेगी, यानी कि इनसिक्योर फीलिंग रहेगी रेक्टम में अजीब सी जलन रहेगी, बर्निंग सी रहेगी, और बेचैनी रहेगी। पेशेंट यानी कि बेचैनी वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है इस केस में। तो स्टूल पास करने के बाद रेक्टम में बेचैनी रहेगी, और उसका क्या इंडिकेशन क्या देता है, वो इंडिकेशन देता है कोलाइटिस की तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोलाइटिस के सिम्टम पाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं, डायरिया में ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन। ये देखिए इसमें डायरिया भी मिल सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। इट इज़ मार्क्ड बाय इनकम्प्लीट अनसेटिस्फाइड स्टूल एंड हैवी प्रेशर इन द लोअर एब्डोमेन एरिया। तो स्टूल में उसको कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं स्टूल पास होगी, वो हमेशा यही बताएगा कि अनसेटिस्फाइड स्टूल है और लोअर एब्डोमेन एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन नज़र आ रहा है, हैवी प्रेशर रहता है मुझे लोअर एब्डोमेन एरिया में। और फ्रेंड्स ये कंडीशन खासकर इसके कॉन्स्टिपेशन में देखी गई है। आगे पढ़ लेते हैं, सिम्टम जनरली टेंड्स टू वर्स प्रीवियर टू मेंस्ट्रुएशन और मे प्राइमरी अफेक्ट द एल्डर्स और दोज विद सेडेंट्री हैबिट्स। तो मेंस्ट्रुएशन से पहले, यानी कि एक फीमेल आपको बताए कि जब जब मुझे मेंसेस आने वाले होते हैं मेरी पेट की कंडीशन गड़बड़ा जाती है। उसमें होता क्या है, अनसेटिस्फाइड स्टूल है, यानी कि मैं फ्रेश होके आऊँगी तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मैं ढंग से फ्रेश नहीं हुई हूँ, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, या फिर मैं इनसिक्योर फीलिंग करती रहूँगी रेक्टम में। तो इस प्रकार से एक लेडी आपको बताएगी फ्रेंड्स। या फिर एल्डर्स पे ये दवा इफेक्ट करती है, और कैसे एल्डर्स पे, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही जगह बैठे रहना, ज़्यादा वर्कआउट मत करना, जो मर्जी खा लेना, जब मर्जी खा लेना, कोई रूटीन नहीं। इस प्रकार के अगर पेशेंट मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि मेरी जॉब इस प्रकार की है कि मेरे लाइफस्टाइल कोई रूटीन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप एलओए की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, जो कि इसकी मॉडलिटीज़ है। मॉडलिटीज़ को मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। अब ये देखिए मॉडलिटीज़ क्या कहती हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर पासिंग गैस, फॉर कूल। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग, फॉर वॉकिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, फॉर ऑस्टर, फॉर बियर। तो फ्रेंड्स आराम कब मिल रहा है, मैंने आपको बताया था, ठंडी चीज़ से, ठंडी जगह से उसको आराम मिलेगा। और एग्रावेशन कब हो रहा है, सुबह सुबह उठते ही, क्योंकि उसको इतनी तेज़ प्रेशर रहेगा कि वो कुछ और काम कर ही नहीं पाएगा, उसे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा स्टूल के लिए। तो यहाँ पे उसको एग्रावेशन रहता है। वॉकिंग, ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ बताई हैं फ्रेंड्स कि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, खासकर बच्चों के केस में फ्रेंड्स। माँ बाप बताते हैं कि बच्चा खाते ही तुरंत स्टूल के लिए जाता है। तो ऐसे केस में और बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, पर एलओए भी बहुत ज़्यादा काम आती है।
अगर आप केस टेकिंग करके दवाई देंगे। और ऑस्टर्स और बियर से तो हमने आप बात कर ही ली फ्रेंड्स, बियर की क्रेविंग रहती है, पर बियर पीने से और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। चलिए इसके हेमोरॉइड्स के सिम्टम क्या रहेंगे उसको जानते हैं फटाफट। हेमोरॉइड्स दैट रिजेंबल स्मॉल बंचेस ऑफ ग्रेप्स एंड प्रोट्रूड फ्रॉम एनस। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंगूर का गुच्छा सा रहता है एनस के बाहर से, और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग रहती है उसके कारण। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे, आगे इसको पैरे को पूरा कंप्लीट कर देते तब इसके बारे में समझेंगे। They are typically accompanied by soreness and tenderness. There may be painful burning sensation in the rectum and anus and fleckless diarrhea. तो फ्रेंड्स क्या बंचेस ऑफ ग्रेप्स के कारण उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके साथ साथ उसमें दुखन है, टेंडरनेस है और जलन है। कहाँ पर बर्निंग सेंसेशन कहाँ पर है? रेक्टम में और एनस में। तो फ्रेंड्स और उसके साथ साथ क्या है? फ्लैटलेंट डायरिया, यानी कि बहुत हॉट एक्सप्लोजिव गैसेस के साथ साथ डायरिया उसको होगा। तो ये उसकी हेमोराइड्स की केस है। हेमोराइड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फ्रेंड्स, अगर हमारी जो एनएस है या फिर लोअर रेक्टम जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, उसकी वेन्स अगर सूज जाए, उसमें सोजा आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, वो स्वेल होकर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा कर देती है हमारे एनएस में, और वही चीज़ एक मसे के रूप में बाहर भी आ जाती है। उसी प्रकार का केस हमें, और वो मसा इस बार कैसा आ रहा है? अंगूर के गुच्छे जैसा। उसी प्रकार का केस हमें एलओए में देखने को मिल रहा है। चलिए इसकी मॉडलिटीज़ पर चलते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर बाथिंग इन कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडी चीज़ से उसको हमेशा आराम मिलेगा। फ्रेंड्स इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, अगर एलओए का पेशेंट है और ठंडी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, आप एलओए दे ही नहीं सकते। और सिम्टम एग्रावेट कब हो रहे हैं फ्रेंड्स? फॉर हीट, फॉर जेरिंग मूवमेंट अपॉन सिटिंग डाउन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो हीट से उसको एग्रावेशन होता है, जेरिंग मूवमेंट से उसको एग्रावेशन होता है, अपॉन सिटिंग डाउन ज़्यादा देर वो पेशेंट नीचे नहीं बैठ सकता, खासकर उकड़ू पोजीशन में, जिसको हिंदी वर्ड उकड़ू बोलते हैं, उस पोजीशन में वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। खाने और पीने के बाद उसको तुरंत एग्रावेशन हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या कंडीशन रहेगी, क्या सिम्टम्स रहेंगे उसको जानते हैं फ्रेंड्स। अ सेंसेशन ऑफ कंजेशन एंड हीट इन द लीवर। ये फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा, हीट मिलती है लीवर के आसपास। अगर हेपेटाइटिस का केस और एलओ की सिम्टम्स बैठ रहे हो तो हीट मिलती है लीवर के आसपास। देयर में बी रम्बलिंग एंड डिस्टेंशन इन दी एब्डोमेन कॉजिंग टू फील फुल, हैवी, ब्लोटेड और हॉट। अब कैसी सेंसेशन रहेगी? रम्बलिंग, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ जैसी आती रहेंगी, विद डिस्टेंशन, तनाव रहेगा, फूला फूला सा भारीपन रहेगा, और आग रहेगी पेट में भी, पूरे एब्डोमेन में ऐसा रहेगा। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गैस में accompany this feeling of distension as well as strain and tension that is felt in the area between pubic bone and the coccyx। तो उसको क्या रहेगा फ्रेंड्स? गैस पूरी भरी रहेगी, उसके कारण उसका पूरा एरिया तनाव में रहेगा, और उसके साथ साथ क्या रहता है? प्यूबिक बोन में और कोकेक्स बोन में, यानी कि जो हमारी स्पाइन की सबसे निचली बोन होती है उसको कोकेक्स बोन बोलते हैं फ्रेंड्स, उस बोन में भी एक टेंशन या फिर स्ट्रेन रहता है इस केस के साथ साथ। तो हेपेटाइटिस के साथ साथ अगर वो आपको बताए कि निचली हड्डी में, बिल्कुल कुल्ले वाली हड्डी में मुझे बहुत ज़्यादा तनाव और खिंचाव रहता है, तो उसके साथ साथ मेरे पूरे पेट में आग है, और लीवर की जगह तो आग है ही है, यानी कि वहाँ पर तो तनाव है ही है। तो फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं ये हेपेटाइटिस का केस है, यानी कि उसके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। अब इसकी मॉडलिटीज़ पर चलते हैं। फॉर कोल्ड, फॉर ओपन एयर उसको आराम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। और वर्स कब रहेगा? फॉर हीट आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। खाने पीने के बाद उसको हमेशा एग्रावेशन हो जाता है, और हीट से तो एग्रावेशन हो ही जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए अब चलते हैं इसके हेडेक पर। हेडेक में क्या सिम्टम मिलेंगे? सीवियर पेनफुल हेडेक दैट सीम्स टू ट्रिगर अ सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन द फेस एंड इन द हेड। तो उसको कंजेशन रहेगी, यानी कि खिंचाव सा रहेगा, कहाँ पर? फेस पे भी रहता है, उसके साथ साथ हेड में भी रहेगा। दीज हेडेक फ्रीक्वेंटली अपीयर ऑल्टरनेट विद द अकरेंस ऑफ हेमोराइड्स और डायरिया। फ्रेंड्स ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो हेडेक आता है ना, वो पेट की गड़बड़ी के साथ साथ रहेगा ही रहेगा। या तो ये देखिए, या तो उसको हेमोराइड्स, बहुत ज़्यादा हेमोराइड्स की कंडीशन बढ़ जाएगी तब उसको हेडेक आने लगेंगे, या फिर उसको डायरिया की कंडीशन वर्स हो जाएगी तब उसको हेडेक आने लगेगा। और मे बी एसोसिएटेड विद द पेन इन द लोअर बैक, और उसके साथ साथ लोअर बैक में उसको पेन रहेगा। तो हेडेक की कंडीशन इसमें बहुत ही अलग सिम्टम में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इसको हेडेक कभी भी हो गया, उसकी पेट की गड़बड़ी, उसकी हेमोराइड्स की गड़बड़ी, या फिर उसको लोअर बैक में पेन, उसके साथ साथ उसको हेडेक मिलेगा। चलिए हेडेक की मॉडलिटीज समझ लेते हैं। तो ओपन एयर से उसको आराम मिलेगा फॉर कोल्ड कंप्रेशन ऑन दी हेड, यानी कि ठंडी चीज़ अगर वो सर पे रखेगा तो उसको आराम मिलेगा। जैसे ठंडे पानी की पट्टी रखी तो आराम मिला,
तो इस केस में हम एलॉय की तरफ जा सकते हैं। और एग्रावेशन कब होगा? हीट से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा पूरी मॉडलिटीज़ में, यानी कि एलॉय की सारी मॉडलिटीज़ में हमने देखा कि ठंड से उसे आराम मिल रहा है, ठंडी चीज़ खाने से उसे आराम मिल रहा है, ठंडे हवा से उसको आराम मिल रहा है, ठंडे पानी से नहाने से उसको आराम मिल रहा है, ठंडे चीज़ सर पे रखने से उसको आराम मिल रहा है, और हीट से एग्रावेशन हो रहा है। खाने पीने के बाद तुरंत एग्रावेशन हो रहा है, सुबह सुबह एग्रावेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है एक ओवरव्यू एलॉय रेमेडी का। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, कि छोटे से छोटा डाउट भी है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, अंत में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ से आप उस वेबसाइट पर जाकर एलॉय रेमेडी और बहुत सारे रेमेडीज़ को इजीली पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी मेट रेमेडी का डाल दी है, उसके साथ साथ मैंने हिंदी मेट रेमेडी का भी इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी मेट रेमेडी का से आपको और ज़्यादा आसानी होगी एक पेशेंट की लैंग्वेज को समझने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इस मेट रेमेडी का सीरीज़ को चलाने के लिए मकसद ही यही है फ्रेंड्स, कि हम पेशेंट की लैंग्वेज को मेट रेमेडी की लैंग्वेज के साथ मिला पाएँ और उसकी मेन थीम को जान सके कि समस्या पैदा कहाँ से हुई है फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, हम मेट रेमेडी को भी नहीं समझ पाएंगे और ओवरऑल केस टेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि ये रेमेडी है या फिर ये रेमेडी है। तो अगर हमें बिल्कुल क्लियर होना, यानी कि एक अच्छा होम्योपैथ बनना है, तो हमें पेशेंट की लैंग्वेज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद केस टेकिंग। जब तक हम केस टेकिंग नहीं करेंगे, हम किसी भी एक रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते फ्रेंड्स। तो यही हमारी इस मेट रेमेडी का सीरीज़ को चलाने का मकसद है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है हमारी वीडियो के जरिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इस होम्योपैथी मेट रेमेडी का सीरीज़ को पूरे विश्व में फैलाएं, ताकि एक जो प्योर होम्योपैथी है उसको हम समझ पाएँ कि प्योर होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।